हेलो माय डियर्स, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम हियर। यहाँ पे आप हमसे पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स को जहाँ पे हम लोग रटेंगे नहीं, फिजिक्स को फील करते हुए सीखेंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। ठीक है, बस आपको मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो चलिए, आज फिजिक्स की पहली क्लास होगी, भौतिक विज्ञान की पहली क्लास होगी, तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। आपका जो फिजिक्स है, 12th का 12वीं का जो भौतिक विज्ञान है, वो चैप्टर को समूहों में बांट करके और उनको यूनिट नाम दे दिया गया है, जिसमें हम लोग पहला यूनिट जो स्टार्ट करने वाले हैं, उस यूनिट का नाम होगा स्थिर वैद्युतिकी। अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें कम से कम आपको 4 से 5 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। वो चैप्टर का नाम क्या होगा? तो ये चैप्टर का नाम मैं यहां पे लिखता हूं। फर्स्ट चैप्टर होगा वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, या कहा जाए तो आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। फर्स्ट जो चैप्टर होगा आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, यानी चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा जो चैप्टर हम लोगों का होगा, आपको यहां सीखने को मिलेगा गॉस का प्रमेय, गॉस का थ्योरम। एक तरीके से कहा जाए तो दोनों चैप्टर आपके एनसीईआरटी में एक ही में करके दिया होगा, लेकिन हम लोग इसे अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि चैप्टर लंबा ना लगे और बोरिंग ना लगे। ठीक है, तीसरा आपको जो चैप्टर यहां मिलेगा पढ़ने के लिए, वो आपका वैद्युत विभव करके होगा, वैद्युत विभव तथा धारिता। तो आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय, वैद्युत विभव तथा धारिता, ये मुख्य रूप से आपको यहाँ चैप्टर जानने को मिलेंगे। ये भी हम लोग चैप्टर इसको दो भाग में हम लोग पढ़ेंगे ताकि चैप्टर आपको शॉर्ट लगे और समझने में भी काफी आसानी हो। ठीक है, तो इस चैप्टर यानी ये जो आपका आवेश था, वैद्युत क्षेत्र है, गॉस का प्रमेय है, वैद्युत विभव तथा धारिता है, इनको एक समूह में रखने के पीछे वजह क्या है और इनको जिस समूह में रख करके नाम दिया गया उसका नाम क्या? स्थिर वैद्युतिकी। तो यह क्लियर है कि इस चैप्टर में कुछ तो कॉमन होगा, यानी यहां पे आपको क्या होगा कि आवेश जो देखने को मिलेगा कि आवेश क्या होगा, आवेश जो होगा यानी जो चार्ज होगा वो आपका स्थिर होगा, यानी रेस्ट पोजीशन में रहेगा। तो स्थिर आवेश यहां पे देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी। इसीलिए इनको एक समूह में, एक ग्रुप में रखा गया और उसका नाम दे दिया गया स्थिर वैद्युतिकी। तो यानी स्थिर आवेश के प्रभाव का अध्ययन जिस ब्रांच में आप करने वाले हो या जिस यूनिट में करने वाले हो, उसको क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, यहां नाम में छुपा हुआ है कि स्थिर वैद्युतिकी, यानी जो आवेश होगा यहां पे क्या होगा? स्थिर। आवेश अगर स्थिर है तो उसके अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और अगर आवेश क्या कर रहा है? गति करे, ठीक है, उसे बोलते हैं वैद्युत गतिकी। अगर आवेश आपका गति करेगा तो उसके और भी कुछ नए नए इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और हाँ, आप उसी आवेश के बारे में सीखोगे, पढ़ोगे या जानोगे जिसके दम पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया टिकी हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का आप आनंद ले पा रहे हो। टीवी, मोबाइल, फ्रिज, कूलर, एसी, जो भी बिना इस आज के समय में इस इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के बिना आपके लाइफ की कल्पना मुश्किल है जो। ठीक है, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, ये दुनिया भर की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आप इस्तेमाल कर पा रहे हो, इस आवेश के दम पे ही कर पा रहे हो, जिसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको ही देखेंगे और एक लंबा टाइम इसमें लगने वाला है। शुरुआत में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बेस होती है, और बेस यानी बेस या न्यू में टाइम लगता है। उसके बाद तो फिर जब अगर एक बार आप स्टार्ट में पकड़ बना लिए तो आप उस स्पीड को एक्सेलरेट कर सकते हो जो। ठीक है, पकड़ जब बन जाएगी तो फिर आपको सीखने में चीजों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी समझ गए, यानी कि एक स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है कि आवेश स्थिर रहेगा, और वैद्युत गतिकी का मतलब है कि जहां पे आवेश क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है,
और करंट बहाएगा, और उस करंट का आप उपयोग कई जगहों पे कर पा रहे हो। तो छोटा बच्चा अगर शरारती बच्चा बैठा हुआ है तो उसे कम इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इफेक्ट दिखाएगा। और अगर वही पूरे कमरे में दौड़ मचाना शुरू कर दे, ठीक है, अभी रेस्ट में था तो आपको थोड़ी सी जो है सहूलियत थी, ठीक है, लेकिन अगर वो पूरे कमरे में दौड़ना स्टार्ट कर दे, शुरू कर दे, तो फिर क्या होता है, वो अब अलग ही इफेक्ट पूरा तोड़फोड़ करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर जो हमारा है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, इसे शुरू करते हैं, ठीक है। तो यूनिट का नाम तो क्लियर हो गया होगा, पार्ट का नाम, फर्स्ट चैप्टर आप कॉपी में लिख सकते हैं, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दिया जाएगा, जिन्हें भी नीड होगा, नंबर भी मैं लास्ट में दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया करूंगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम होगा, पार्ट का नाम होगा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ये जो चैप्टर है आपका टिका हुआ किस पे, यानी इसका जो मूल है चैप्टर का जो बेस है वो किसके बारे में है, आवेश के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आवेश, आवेश, ठीक है, कि आवेश क्या है। आप 10वीं कक्षा में भी इसके बारे में पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, वहां पे आप सीमित यानी कि लिमिटेड जानकारी सीखते हो, और यहां पे आपको पूरा डीप में सीखने को मिलेगा। तो आवेश यानी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज, ठीक है। अगर सिंपल सा परिभाषा बताओ तो आवेश वह राशि है, वह भौतिक राशि है जिसके वजह से वस्तु क्या, वस्तु वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगता है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। थोड़ा अगर और स्टैंडर्ड परिभाषा जाए तो आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है या मूल गुण है, ठीक है, मूल गुण है या अंतर्निहित गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब ये गुण उसके अंदर, वस्तु के अंदर होती ही होती है, आप उस वस्तु पे उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे भगवान ने आपके अंदर कई सारे गुण दिए ही हैं, खाना पीना सांस लेना, ये सब आपका मूल गुण है भाई। बाकी जो आप अलग चीजें सीखोगे, ठीक है, बाकी जो अलग चीजें आप सीखते हो बाहरी दुनिया से अपने अंदर लाते हो, ठीक है, तो वो आपका एक्सट्रिंसिक है कि बाहर से आप सीख रहे हो। लेकिन जो आपके अंदर ऑलरेडी नेचर ने बना रखा है वो आपका अंतर्निहित है भाई, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो आवेश है वस्तु का क्या है, वस्तु का, किसी भी वस्तु का मूल गुण है, ठीक है। जरा मैं ये भी क्लियर कर दूं कि वस्तु का मूल गुण है, वस्तु में रहता ही रहता है, आप नहीं ला देते हो वस्तु पर, ठीक है। तो वस्तु का मूल गुण है, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से अगर वस्तु को किस क्षेत्र में रखा जाए, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, किस क्षेत्र में रखा जाए, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, तो ये वस्तु क्या करेगा, वस्तु जो है अपने ऊपर बल अनुभव करने लगता है, वस्तु जो है अपने ऊपर बल अनुभव करने लगता है। तो आपको जो भी डेफिनेशन दिमाग में बैठे, आप दोनों ही काम करेगा, ठीक है। अब यहां पे आपको कुछ शब्द आपके दिमाग में खटक रहे होंगे कि भैया ये वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है, या वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है। जैसे चुंबक कहीं भी रखोगे ना तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड बना लेता है, एक क्षेत्र बना लेता है, जिसमें किसी दूसरे चुंबक को लेकर के आओगे या लोहे वाली वस्तु को लेकर के आओगे ना, तो वो क्या करेगा, उसको या तो मतलब चुंबक है तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, लोहा वाली चीज है तो क्या करेगा, उसको आकर्षित कर लेगा। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का जो एरिया है वो एक लिमिटेड होगा, छोटा चुंबक तो छोटा एरिया, बड़ा चुंबक तो बड़ा एरिया, तो उसको आप चुंबकीय क्षेत्र बोलते हो। वैद्युत क्षेत्र क्या है कि अगर कोई आवेश है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस है, तो वो भी क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, क्षेत्र बना लेता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कोई जिसमें करंट आ रहा हो, वो तार में अगर रख दूं तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक क्षेत्र बन जाएगा, तो उसे क्या बोलोगे, वैद्युत क्षेत्र बोलोगे, ठीक है। और
वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, मतलब वही चुंबक के चारों तरफ जो आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो चुंबकीय प्रभाव है। तार को अगर मैं बोलूं टच करो भाई तो आप नहीं करोगे, क्योंकि बोलोगे कि सर करंट लग जाएगा। तो यानी वहां पे कौन सा वो इफेक्ट है, वो आपका वैद्युत प्रभाव है। तो चलो भाई, ये आपका रहा कि आवेश क्या है, आवेश की परिभाषा क्या है। अब किसी भी वस्तु को आप आवेशित कैसे कर सकते हो, किसी भी वस्तु को आप आवेशित कैसे कर सकते हो। अगर वस्तु पर आवेश है तो बोल दिया कि यानी वो आवेशित है, और अगर आवेश नहीं है तो उसे बोलेंगे कि अनावेशित है। तो कैसे आप किसी वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को चार्ज कैसे कर सकते हैं भाई मेरे, कैसे। तो बेसिकली इसके 3 तरीके हैं। अभी आपको मैं ओवरव्यू दूंगा, बाकी इसके बारे में डीप में पूरा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने का जो तरीका है, एक तो आप घर्षण से, फ्रिक्शन से, ठीक है। मतलब अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ो, ठीक है, जैसा कि थेल्स साहब ने किया था, ठीक है। तो अगर ऐसे मान लीजिए अगर रेशम का कपड़ा है और कांच की छड़ है, रगड़ो, तो शायद आपने नहीं रगड़ा होगा, लेकिन आप जरूर ध्यान रखें, आपने एक एक्टिविटी जरूर की होगी, जादू दिखाया होगा। स्केल को सूखे बाल में, गीले बाल में नहीं, तेल नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर गीला बाल रहेगा, सूखा नहीं है, तो घर्षण कम होगा, घर्षण अच्छे से होना चाहिए। तो अगर आप स्केल को बाल में रगड़ा और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास अगर लेके आते थे, तो वो कागज के टुकड़ों को क्या करेगा, खींच लेता था। यानी उस स्केल पे क्या हो गया है, उस स्केल पे चार्ज आ गया है, ठीक है। ये वो स्केल क्या हो गई है, चार्ज हो गई है, आवेशित हो गई है, ठीक। तो वहां पे अब क्या कर रहे हो, घर्षण करा रहे हो। और घर्षण में क्या होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा कि एक से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, दूसरे पे भाग जाता है। जिससे निकलेगा उस पे प्लस बनेगा, और इस पर जाएगा उस पे क्या बनेगा, माइनस। कैसे बनेगा प्लस, कैसे बनेगा माइनस, में आपको आगे ये चीजें क्लियर करने वाला हूं, इसके बारे में आप चिंता बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चल भाई देखना यहाँ पे, एक तो घर्षण, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है चालन, यानी कि कंडक्शन। मान लो हमने क्या किया, ये दो मेरे पास वस्तुएं हैं, ठीक, और इसको मैंने इस पे रगड़ दिया, फ्रिक्शन करा दिया, इस पे चार्ज आ गया, ठीक, चार्ज आ गया। और अगर इसको हम यहाँ पे लाके टच करा दे, ये टच करा दे, इसको ऐसे आप टच करा देते हो, तो फिर क्या हो जाएगा, यानी आवेश यहां से मान लो अगर 10 यूनिट आवेश था तो 5 इस पे और 5 इस पे चला जाएगा। 4 यूनिट था तो 2 यूनिट इस पे, 2 यूनिट इस पे आवेश चला जाएगा। बशर्ते चालन जो है, अभी मैं आगे बताऊंगा ये किस में होगा, ये कंडक्टर में होगा। जैसे धातु वाली चीजें होती हैं, लोहा, सोना, तांबा, चांदी, ये सारी, यानी जो भी चालक होंगे, चालक पदार्थ होंगे, कंडक्टर होंगे, उन्हीं में ये चीजें देखने को मिलेंगी। एक बात और बता दूं, स्केल को भी आप रगड़ोगे तो उस पर आवेश आ जाता है, या कोई भी कुचालक पदार्थ है आवेश आ जाएगा। लेकिन धातु वाली चीजें अगर रहेंगी, इसे अगर आप स्टील वाले स्केल से रगड़ोगे तो नहीं होगा, वो भी कारण आगे बताऊंगा। बट अभी थोड़ा बता देता हूं कि आप जो भी रगड़ते हो, जो भी चार्ज होता है, वो सारी आपकी बॉडी पे चल करके, शरीर भी कंडक्टर है ना, वहां रुकेगा नहीं, सब निकल करके भाग जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप कागज को अट्रैक्ट नहीं करा सकते, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा अभी। तो चालन, और तीसरा क्या आपका प्रेरण है, तीसरा क्या है, प्रेरण है। इंडक्शन मेथड से इसको भी हम लोग डीप में जानने वाले हैं कि अगर चलिए मान लीजिए इस पे चार्ज आ गया, कोई भी, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक वाली चीज है, या कुचालक है, इंसुलेटर है, रगड़ दिया, आवेश आ गया। अब इसको लाके यहाँ पे ललचाओ दूर से ही, तो फिर क्या होगा, टच नहीं कराना है, दूर से ही आप इसके पास किए रहोगे, तो अगर इस पे रहेगा प्लस तो इस पे आ जाएगा माइनस, और इस पे रहेगा माइनस तो इस पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। यानी इंडक्शन, ये आपका प्रेरण की वजह से कैसे, ये भी हम लोग आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को आप किन किन तरीके से चार्ज कर सकते हो, आवेशित कर सकते हो। तो एक तो आपका घर्षण है, फ्रिक्शन, दूसरा आपका चालन है, और तीसरा आपका प्रेरण है, इंडक्शन है, ठीक। डिटेल में बात करेंगे, परेशान ना होइएगा, ठीक है। चीजों को आप सीखेंगे, बस साथ बने रहिए। चलो भाई, अब यहां अगर देखा जाए तो आवेश
कि दो टाइप्स देखने को मिलेंगे, जिसको बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि आवेश दो तरीके के होते हैं। आवेश आपका एक जो होगा धनावेश होगा, धनावेश होगा, और एक जो होगा आपका यानी दूसरा, पहला टाइप धनावेश और दूसरा जो टाइप होगा वो आपका होगा ऋणावेश। धनावेश को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ऋणावेश को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। देख अब ये कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया कि आवेश जो है वो दो तरीके का होगा, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब बनेगा? जब वस्तु से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अभी इसे समझाते हैं। वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस, अब वो जब निकलेगा तो माइनस, जब हटेगा तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा। कैसे बनेगा? और भी अभी सिंप्लीफाई करते हैं आपको। और फिर जरा देखना, अगर कहीं पे वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की भीड़ जमा हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की भीड़ जमा हो रही है, या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस बन रहे, इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो रहे हैं, तो फिर वहां पे आपका क्या बन जाता है? ऋणावेश बन जाता है। बैटरी में भी आपने देखा होगा लाल खूंटी और काला खूंटी। लाल वाले पे क्या इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का खालीपन है तो प्लस, और ब्लैक वाली जो खूंटी होगी उसको माइनस आप कहते हो, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉनों की भीड़ बढ़ी हुई है। और जो ही प्लस माइनस को तार से जोड़ते इलेक्ट्रॉन भाग भाग के आएगा उस खाली जगह को भरने के लिए, और फिर उस भाग दौड़ में जो है करंट आपका बनने लगता है और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स काम करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन काम करने लगती है। तो आवेश बेसिकली दो तरीके का आपको सुनने को मिलेगा, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और फिर आपका नेगेटिव चार्ज। आवेश कौन सी राशि है जरा मैं ये बता दूं, तो आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी यहां पे यानी केवल परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगी, यहां डायरेक्शन की, यानी इसको बताने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होगी, दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्वांटिटी होती हैं, कुछ भौतिक राशियां होती हैं जिनको बताने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जहां मान के साथ साथ दिशा भी आ जाए, परिमाण के साथ साथ दिशा भी आ जाए, और सदिश योग के नियम का पालन करे, वो होती हैं सदिश। और जहां दिशा का कोनो मेन कोई लेना देना है नहीं तो उसे बोलेंगे अदिश, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि टाइम 2 सेकेंड, समझ में आ रहा कि बात पूरी दिख रही है। कितना टाइम हुआ? 2 घंटे, 4 घंटे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। लेकिन मैं बोलूं बल लगाओ, 10 न्यूटन का बल लगाओ, तो 10 न्यूटन ये परिमाण हुआ, मान हुआ। लेकिन आप बोलोगे सर बल लगाना है तो किधर लगाना है, ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं? तो यहां पे कुछ अधूरापन दिख रहा है, मतलब आपको यहां दिशा के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। तो यानी जहां पे मान के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है उसे हम लोग सदिश बोलते हैं, और जहां पे नहीं जरूरत पड़ेगी दिशा उसे क्या बोलेंगे? अदिश, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। आवेश को बेसिकली आप जो लिखने वाले हो स्मॉल क्यू से लिखा जाएगा। ये जो आवेश है स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से भी आप लिख सकते हो, ठीक। अब किसी भी वस्तु पर आवेश का मान कितना होगा इलेक्ट्रॉनों के आने से, चले जाने से या आ जाने से, आगे मैं बताऊंगा। अभी ये फॉर्मूला आप 10th में पढ़े भी होंगे, बताऊंगा, अभी आएगा, स्टेप वाइज आएगा, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम होगा आवेशों की क्वांटम प्रकृति या आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, आवेश को हम लोग जो लिखा जाएगा यानी इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। क्या होगा? कूलाम होगा। जैसे मीटर, मीटर में बोलूं मीटर तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो क्या कि आपको लग रहा कि मैं समय के बारे में बात कर रहा हूं? नहीं, आपको सर लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बोलूं 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ठीक है, तो आपको सर समय के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बोलूं 2 kg, 4 kg, 5 kg, क्या समय के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, केजी में जो ही बोला या ग्राम बोला तो आप सब समझ जाओगे सर आप पदार्थ की मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, मास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना समय? 5
5 क्या मिनट, घंटा, या क्या 5 दिन या 5 बरस, मतलब 5 वर्ष। क्या बिना मात्रक की चीजें क्लियर हो पा रही हैं? नहीं हो पा रही है, तो मात्रक चाहिए ही चाहिए भाई। तो ऐसे जब गुलाम बोलूंगा, गुलाम जब भी मैं बोलूंगा तो आप समझ जाओगे सर जस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट चार्ज, आप आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये गुलाम। कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे लंबाई के लिए मीटर है, छोटे में जाओ तो सेंटीमीटर, और छोटे में जाओ तो मिलीमीटर, बड़े में जाओ तो किलोमीटर, मील, ये आपके बड़े मात्रक आपको सुनने को मिलते हैं। छोटी चीजें मेजर करनी है तो छोटा मात्रक, बड़ी चीजें मेजर करनी है तो फिर बड़ा मात्रक। ठीक है, किसी बिल्डिंग की हाइट नापनी है तो मीटर में नाप लेते हैं। ठीक है, या कोई डिस्टेंस दूरी नापनी होती है तो किलोमीटर में नाप लेते हैं। लेकिन चीटी की मैं बोलूं लंबाई नापो तो भैया मीटर में नापोगे, किलोमीटर में नापोगे? नहीं, सेंटीमीटर में नापोगे या मिलीमीटर में नापोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर पदार्थ की मात्रा तो कुंटल, केजी, केजी से बड़ा आप चले जाओ तो कुंटल, टन। ठीक है, हाँ दवाओं के बारे में बात करें, दवाओं में भैया कुंटल में तो नहीं, केजी में भी नहीं, ग्राम में भी नहीं, एमजी मिलीग्राम में जो है। ठीक है, केजी में दवा खाओगे तो फिर आदमी राम को प्यारे हो जाएगा जो है। ठीक है, एक के दिन में पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो छोटी चीजों को बताने के लिए छोटा मात्रक और बड़ी चीजों को बताने के लिए बड़ा मात्रक की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही आवेश के भी कुछ जो है मात्रक है। वो मात्रक क्या क्या है अगर मैं बात करूं तो वो मात्रक आपका, जैसे एक होता है मिलीकुलम, एमसी, मिलीकुलम, और मिलीकुलम बराबर होगा 10⁻³ कूलम, 10⁻³ कूलम। फिर आपका माइक्रोकुलम, म्यूसी, मौसी ना बोल देना भैया मेरे, म्यूसी। ठीक है, तो 10⁻⁻6 कूलम, और एनसी, एनसी यानी कि नैनोकुलम, 10⁻⁻9 कूलम। और पिकोकुलम, पिकोकुलम भी होता है 10⁻⁻12 कूलम। ये जो आपको यूनिट मैक्सिमम न्यूमेरिकल में देखने को मिल जाएंगे। तो जहां भी माइक्रो बोला रहेगा तो आप उसे पहले कूलम में बदलोगे और फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। मिली कूलम लिखा रहेगा तो 10⁻³ लिख देना होगा, नैनो कूलम लिखा होगा तो 10⁻�9 लिख देना होगा जो। ठीक है, कुछ और भी यूनिट होते हैं जैसे ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट। ठीक है, वैद्युतचुंबकीय मात्रक, और एक होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी कभार अगर मान लो एमसीक्यू में पूछ दिया कि एक ईएमयू बराबर कितना होगा और या फिर एक ईएसयू बराबर कितना होगा। ठीक है, तो वहां पे आपको फिर फ्रैंकलिन भी एक आपका यूनिट होता है, लेकिन ये मैक्सिमम आपको ये इस्तेमाल होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वहां पे अगर दे देगा तो कूलम अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, कूलम बड़ी मात्रक है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस सेक्शन में हम लोग अभी इतना ही रहने देते हैं, बाकी इसके आगे हम लोग बात करेंगे अगले सेक्शन में। आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। कुछ अगर आपको डाउट रह गए तो भी कमेंट में लिख देना। नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मेरा नंबर ये होगा 9795694291। आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगी। ऑफलाइन क्लासेस तो बहुत पहले से चल रही हैं। जो बच्चे मुझे अगर ऑफलाइन से भी जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप सीख रहे हो, ठीक है, जो भी दूर दराज वाले बच्चे हैं यहाँ पे आप सीखो, आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। और मेरा आपसे वादा है कि आप फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को, या जो भी थ्योरी है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, हर एक कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे से समझ पाओगे, फील करते हुए। रटना नहीं है, सीखना है, हर एक डेरिवेशन को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आप सीखोगे सीखोगे और सीखोगे ही यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेक्शन में। तब तक के लिए आप लोगों को फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, टाइम को यूटिलाइज करिए अपने कैरियर मेकअप के लिए। ठीक है, धन्यवाद।